तो भाइयों कैसे हो, क्या हाल चाल है। आज बात करेंगे गेमिंग स्मार्टफोन के कुछ मिथ्स के बारे में, जैसे कि भाई ज्यादा रैम मतलब तगड़ी गेमिंग, 5G नेटवर्क कंपलसरी है, रिफ्रेश रेट और गेमिंग का कोई लेना देना नहीं होता, और एक गेमिंग फोन को हमेशा बड़ा ही होना चाहिए साइज में। ऐसे कुछ मिथ्स के ऊपर बात करेंगे। देखो, स्मार्टफोन के ऊपर तुम हमेशा बात करते हैं, लेकिन आज कुछ अलग टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले मिथ की रैम ज्यादा होना चाहिए स्मार्टफोन में तो गेमिंग तगड़ी होती है। तो देखो ये गलत है। मतलब रैम होना चाहिए ज्यादा, लेकिन उतना भी नहीं कि भाई 12 GB 16 GB 24 GB रैम लेकर तुम बैठे हो और सोच रहे हो कि भाई गेमिंग बहुत तगड़ी होगी। तो देखो, गेमिंग के लिए रैम बहुत कम मैटर करता है। सबसे ज्यादा मैटर करता है कि भाई उस फोन का GPU कितना स्ट्रांग है, उसमें हार्डवेयर यानी प्रोसेसर जो है वो कितना ज्यादा कैपेबल है। उसके अलावा भाई गेमिंग कुछ भी नहीं है स्मार्टफोन में। अगर तुम 12 GB रैम वाले फोन में सोचोगे कि प्रोसेसर वीक है लेकिन गेमिंग अच्छी होगी, तो वहां पर तुम सिर्फ मल्टीटास्किंग कर सकते हो। अगर तुम्हारे फोन में 6 GB या फिर 8 GB रैम है, लेकिन तुम्हारे पास हार्डवेयर ऐसा है कि 8 Gen 2 या फिर 8 Gen 3, तो भाई गेमिंग तो तगड़ी होने वाली है। और मेरे हिसाब से एक फोन में 8 GB रैम इनफ होती है। आज के हिसाब से देखा जाए 10 GB रैम बहुत होती है। नेक्स्ट मिथ है कि रिफ्रेश रेट का गेमिंग से कोई वास्ता नहीं होता कि भाई रिफ्रेश रेट कम है या फिर ज्यादा है, गेमिंग को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो भाई फर्क पड़ता है। अगर तुम PUBG मोबाइल खेलते हो तो वहां पर तुम्हें 90 FPS 120 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन तुम 90 FPS 120 FPS में तभी खेल पाते हो जब तुम्हारे फोन में दो चीजें होती है। एक, तुम्हारे फोन का प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल हो, और दूसरा, तुम्हारे फोन में 60 हर्ट्ज से ज्यादा रिफ्रेश रेट हो। अगर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो तुम 90 FPS में PUBG मोबाइल खेल सकते हो। अगर 120 हर्ट्ज या फिर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और तुम्हारे फोन में जो प्रोसेसर है वो भी काफी ज्यादा कैपेबल है, तो तुम 120 FPS में गेमिंग कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे फोन में प्रोसेसर बहुत ज्यादा कैपेबल है लेकिन तुम्हारे फोन का रिफ्रेश रेट सिर्फ 60 हर्ट्ज है, तो तुम नहीं खेल पाओगे। जैसे कि मेरे iPhone 15 में मैं नहीं खेल सकता। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? नेक्स्ट मिथ है कि गेमिंग फोन सिर्फ रॉ परफॉर्मेंस के लिए होते हैं। अब ये 100% तो सही नहीं बोलूंगा मैं, और ना 100% गलत बोलूंगा, क्योंकि देखो गेमिंग फोन्स में हमें बाकी चीजें भी आज के टाइम पे अच्छी मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, रिफ्रेश रेट अच्छा मिल जाता है, आपको फास्ट चार्जिंग, बैटरी बैकअप तगड़ा मिलता है, लुक डिजाइन भी काफी अच्छा होता है। हाँ, लेकिन गेमिंग फोन एक जगह पे बहुत मतलब पीछे रह जाते हैं, वो है कैमरा। अब तुम बोलोगे कि भाई 50,000 60,000 70,000 खर्च करेंगे तो कैमरा भी अच्छा आ जाएगा। तो अगर तुम सिर्फ गेमिंग फोन देखते हो, फॉर एग्जांपल iQOO 12 को देखते हो, तो उसी प्राइस में तुम्हें एंड्रॉइड के और भी दूसरे फोन मिल जाएंगे। इवन आपको आईफोन मिल जाएगा जहां पर तुम्हें और कैमरा बेटर मिलता है। हाँ, फोटोज में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वीडियोग्राफी आपको आईफोन में बेटर मिलती है। सैमसंग के S सीरीज के फोन मिलते हैं जहां पर आप फोटो काफी अच्छे ले सकते हो। तो मैं ये कहूंगा कि गेमिंग फोन्स में आपको रॉ परफॉर्मेंस के साथ साथ बाकी चीजें भी मिलती है, लेकिन कैमरा थोड़ा सा वीक रहता है। इसके बाद नेक्स्ट मिथ है कि गेमिंग फोन को हमेशा साइज में बड़ा होना चाहिए। छोटा फोन गेमिंग के लिए होता ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास iPhone 15 है, इसमें मैं गेमिंग करता हूँ, अच्छी गेमिंग हो जाती है। हाँ, बस दिक्कत ये रहती है कि छोटा फोन है तो तुम्हें एक्सपीरियंस थोड़ा सा मतलब काफी सारे लोगों को बड़े फोन में अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। मैं भी इससे पहले बड़े फोन में गेमिंग करता था, तो वहां पर ना आपको थोड़ा मतलब एडवांटेज रहता है कि भाई डिस्प्ले साइज तो मैटर करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्पैक्ट फोन अच्छी गेमिंग नहीं करा सकते। ये टोटली डिपेंड करता है उनके हार्डवेयर के ऊपर, GPU के ऊपर। हाँ, लेकिन बड़े साइज के साथ एक और एडवांटेज आता है कि वहां पर थर्मल अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। कॉम्पैक्ट फोन में वो चीज थोड़ी मुश्किल रहती है। तो छोटे फोन जल्दी हीट हो जाते हैं और उसमें थर्मल मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया गया, तो वहां पर आपको परफॉर्मेंस ड्रॉप भी देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब पूरी तरह से ये नहीं कि आप कॉम्पैक्ट फोन में गेमिंग नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। नेक्स्ट मिथ है जो कि आजकल काफी ज्यादा चल रहा है, वो भी 5G के आने के बाद, कि भाई गेमिंग के लिए 5G चाहिए, मतलब अच्छे गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए, कि भाई पिंग बहुत कम आए जिसकी वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर हो, कि लैग नहीं हो रहा। भाई उसने पहले गोली चला दी, नहीं मैंने पहले गोली चला दी थी लेकिन उसको रजिस्टर नहीं हुई क्योंकि मेरा पिंग हाई था, वो चीज ना हो, इसलिए 5G मस्ट है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं 5G नेटवर्क में खेलता हूं, कभी कभी वहां पर भी टट्टी नेटवर्क रहता है। लेकिन अगर आपके पास स्टेबल नेटवर्क है, फिर चाहे वो 5G हो, 4G हो या फिर वाईफाई हो, तो मैटर नहीं करता। बस स्टेबल नेटवर्क हो, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो। ये नहीं कि 5G में स्पीड ज्यादा है तो आप गेमिंग अच्छी से कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट मिथ है कि ज्यादा बड़ी बैटरी मतलब ज्यादा टाइम तक गेमिंग कर सकते हो। अब मैं इसको पूरी तरह से गलत नहीं बोलूंगा, ये बहुत हद तक सही है, लेकिन वो पूरी तरह से सच तब हो जाता है अगर आपके फोन में ऑप्टिमाइजेशन, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत बेटर है। अगर किसी फोन में 6000 mAh की बैटरी है लेकिन उसका प्रोसेसर उसकी बैटरी को ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं किया,
तो ऐसा लगेगा कि भाई 6000 mAh की बैटरी में भी 4000 mAh की बैटरी की तरह बैकअप मिल रहा है। अगर मैं अपने iPhone 15 और पुराने मेरे OnePlus Nord 3 का एग्जांपल लूं तो वहां पर आपको बैटरी mAh का बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन iPhone 15 में बैटरी कम होने के बावजूद भी उसका मुझे स्क्रीन ऑन टाइम ज्यादा बेटर मिलता है OnePlus Nord 3 के मुकाबले, क्योंकि इसमें बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बेटर है Nord 3 के कंपैरिजन में। तो वो चीज यहां पर भी लागू होती है। अगर आपके फोन में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन काफी बेटर है तो आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा, लेकिन ये जरूरी है कि हाँ बैटरी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, एटलीस्ट 5000 mAh की बैटरी तो होनी चाहिए गेमर्स के लिए। नेक्स्ट मिथ है कि गेमिंग फोन सिर्फ गेमर्स के लिए होते हैं। ये 100% सही नहीं है, लेकिन मैं इसको पूरी तरह से गलत भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो गेमिंग के शौकीन होते हैं वही गेमिंग फोन खरीदते हैं। एक नॉर्मल यूजर क्यों खरीदेगा? अगर एग्जांपल ले तो 35,000 रुपए में Neo 9 Pro मिलता है, जो कि ज्यादातर गेमर्स खरीदते हैं। नॉर्मल यूजर्स के लिए वहां पर और भी ऑप्शंस है। तो देखो गेमिंग फोन में होता ये कि मैंने सबसे पहले कहा था कि भाई कैमरा उसका उतना ठीक नहीं होता, और भी तुम छोटी मोटी चीजें अगर ढूंढने जाओगे तो मिसिंग लगेगी अगर हम कंपेयर करते हैं एक बैलेंस स्मार्टफोन के साथ। तो हाँ, ये 50% सही है कि भाई गेमिंग फोन्स नॉर्मल यूजर के लिए नहीं होते, सिर्फ गेमर्स के लिए होते हैं। इसके बाद लास्ट मिथ है कि आपको कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए एक फ्लैगशिप फोन की जरूरत है। तो आज के टाइम पे मैं बोलूंगा कि ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि एक टाइम था कि आपको 20,000 30-40,000 रुपए में अच्छे फोन नहीं मिलते थे, वहां पर आपको फ्लैगशिप फोन खरीदना पड़ता था कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए। लेकिन आज के टाइम पे 30,000-35,000 रुपए में आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 या फिर Dimensity 8300 Ultra, उसके बाद 8s Gen 3 प्रोसेसर के साथ आने वाले फोन मिलते हैं। iQOO Neo 9 Pro, Poco F6, Poco X6 Pro, जहां पर आप काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई फ्लैगशिप फोन की जरूरत है। जबरदस्ती आपके पास बजट नहीं और आपको कहीं से पैसे का जुगाड़ करके फ्लैगशिप फोन खरीदना चाहिए गेमिंग के लिए, तो आज के टाइम पे वो जरूरत नहीं है। तो बस यही कुछ मिथ्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।